हम पढ़ रहे थे 15वें समूह के तत्व और मैंने 15वें समूह में आप लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड तक चीजों को बता दिया था। अब आज के टॉपिक में आपको जो पढ़ना है वो उसके आगे थोड़ा सा है, ऑक्सी अम्ल के बारे में जानना है। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक है समूह 15 के ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ये भी अम्ल ही हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है ना? तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्सी अम्ल हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है? फास्फोरस के ढेर सारे ऑक्सी अम्ल हैं। अब हमारे काम का जो है वो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हैं। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में हम ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल बहुत सरल भी है, ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं आप। ये 12वीं में भी पढ़ा हुआ है कुछ हद तक आपका, तो परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला है हमारा फास्फोरस अम्ल। इसका सूत्र है H3PO3। बनाते समय संरचना आपको चतुष्फल की संरचना का ध्यान रखना है और एक नियम का ध्यान रखना है कि ऑक्सी अम्ल में एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और कम से कम एक OH ग्रुप का होना जरूरी है। मतलब आंख बंद करके ये दो चीजें बना लेनी है, बाद में और चीजें बन जाए वो अलग बात है। ठीक है? तो हमारा एक हाइड्रोजन यूज हो गया, दो ऑक्सीजन यूज हो गया, अब बच गया दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। वो इस तरीके से जुड़ेगा। फास्फोरस के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि आपको 5 बंध से ज्यादा चीजों को नहीं बनाना है। तो दो तीन बातें ध्यान रखेंगे तो आसानी से बनेगा। नंबर एक, फास्फोरस में मैक्सिमम कितने बंध बनाएंगे? 5। नंबर दो, इस 5 बंध में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और कम से कम एक OH ग्रुप भी इसमें होगा। तो 3 बंध हमने पहले ही क्लियर कर दिए। बचे 2 बंध में बची चीजों को आप समूह बना के जोड़ सकते हैं। अब अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बना लेता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। याद रखिए, इसको हम सिर्फ फास्फोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आर्थो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आर्थो लिखा जाता है। तो ये हो गया P डबल बॉन्ड O बनाना जरूरी है, एक OH। अब बचा क्या? दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के दो ग्रुप बना दिए हमने। ठीक है? अब इधर आते हैं। अच्छा, इसी में ले लो। अगर हम इससे एक जल का अणु बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल में क्या है? तो मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है, दो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो HPO2। संरचना फास्फोरस, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, एक OH बनेगा और एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप लगा सकते हैं। और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है? इसके अलावा आप बना सकते हैं इसमें हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये कहलाएगा हाइपो फास्फोरस अम्ल। तो सूत्र हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये होगा H3PO2। बनाते समय नियमों का ध्यान रखेंगे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH तो बनाना ही है, बाकी आप दो हाइड्रोजन नॉर्मली रख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आर्थोफास्फोरिक में आप एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बन जाता है परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल।
परऑक्सो मोनो फास्फोरिक अम्ल। सूत्र क्या हो जाएगा? H3PO5 हो जाएगा, 4 की जगह 5। तो कैसे बनेगा? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक OH होगा, एक और OH होगा और एक O के बाद OH होगा। इसी को परऑक्साइड बंध भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप फास्फोरिक अम्ल के 2 अणु ले लें और उसमें से एक जल का अणु बाहर निकाल दें तो ये पायरोफास्फोरिक अम्ल बनता है। पायरोफास्फोरिक अम्ल। तो दुगना करेंगे तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे तो H4P2O 8 की जगह 1 कम हो जाएगा 7। बनाते समय 2 फास्फोरस, दोनों पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों पे एक एक OH लगाना जरूरी है। अब 3-3 बंध दोनों के हो गए। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो एक और OH, एक और OH और एक कॉमन ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम आएगा आपको। कोई भी 2-3 संरचना बनाने को पूछ सकता है। ठीक है। तो ठीक है। अब इसके बाद एक और छोटा टॉपिक है और बात खत्म करते हैं समूह 15 की। तो वो छोटा टॉपिक क्या है? समूह 15 के हैलाइड नाइट्रोजन के अगर हम बात करें तो यहां केवल ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के कुछ हैलाइड बहुत अस्थायी है। नाइट्रोजन फ्लोराइड थोड़ा मजबूत है, बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अस्थायी है। अब यहां पे ये ध्यान देने की बात है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई? पेंटाहेलाइड का मतलब समूह 15 दो तरह के हेलाइड बनाते हैं, MX3 ट्राईहेलाइड और MX5 पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन सिर्फ ट्राईहेलाइड बनाता है, बाकी समूह के बाकी तत्व ट्राईहेलाइड भी बनाते हैं, पेंटाहेलाइड भी बनाते हैं। तो अब प्रश्न आया कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, या कभी कभी ये आता है कि NCl5 नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है जबकि PCl5 पाया जाता है? ये प्रश्न 12वीं में पूछा गया है। तो आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p3। और आप देखिए कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन यहां हैं। नाइट्रोजन के पास और 2d करके कोई कक्षक होता ही नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कोई रिक्त कक्षक नहीं है। और जब रिक्त कक्षक नहीं है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित नहीं कर सकता। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कीजिए, आपको 3 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सिर्फ 3 बंध ही बना सकता है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है। रिक्त डी कक्षकों का अभाव है। जबकि फास्फोरस व अन्य के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि उनके भी S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनका डी कक्षक खाली होता है।
फास्फोरस में 3D खाली होगा, आर्सेनिक में 4D खाली होगा। इस तरीके से बाकी में डी कक्षक हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर ये s के एक इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और ये ज्यादा बंध बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी तत्व तो पेंटाहेलाइड बना लेते हैं, लेकिन फास्फोरस पेंटाहेलाइड सॉरी नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता। ये आपका समूह 15 खत्म हुआ। अब हम आते हैं समूह 16 के तत्वों पे, जिनको हम नाम देंगे चैल्कोजेन। तो आते हैं समूह 16 के तत्वों पे। सोलह के तत्व। तो समूह 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 है। इसमें जो तत्व हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो सक्रिय है, इसलिए हम इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 8 और जोड़ दो तो 16, अब 18 जोड़ो तो हो जाएगा 34, फिर से 18 जोड़ो तो 52 और 32 जोड़ दोगे तो 84। पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगले वाले में हम आर्गन लिख देते हैं, इससे हमको यहां से लेके 3p6 तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 3d10 4s2 4p4। फिर क्रिप्टॉन लिख देने से हमको 4p6 तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4d10 5s2 5p4। जेनॉन लिख देने से हमको 5p6 तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4f14 5d10 6s2 6p4। ये आपका तत्व और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। ठीक है ना। अब बारी आती है आगे की, इनके गुणों के बारे में पढ़ना है। तो इनके बहुत सारे गुण ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन परिवार जैसे हैं। जैसे मैं शॉर्टली बता देता हूं। पहला, परमाणविकता। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु है, जबकि समूह के बाकी तत्व S8 ये बहुपरमाणुक हैं। तो एक प्रश्न आएगा फिर से कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु बनाता है, 2 परमाणुओं वाला अणु बनाता है, जबकि समूह के बाकी तत्व अधिक परमाणुओं वाले अणु बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है, ऑक्सीजन अपने समूह का पहला तत्व है। इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे ज्यादा होती है। इस कारण से ऑक्सीजन के परमाणुओं में परस्पर पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इसके 2 परमाणु आपस में बहुबंध बना लेते हैं, 2 बंध बनाकर द्विपरमाणु अणु बना लेते हैं। समूह के बाकी तत्वों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका परमाणु आकार बड़ा है और विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसलिए वो उतने बंध नहीं बना पाते या पी पाई बहुबंध नहीं बना पाते। ठीक है।
तो ये तो बिल्कुल उसी के जैसा हो गया, नाइट्रोजन जैसा। दूसरा है भौतिक अवस्था, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है कि ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब ठोस हैं, बाकी ठोस हैं। अब ऐसा क्यों है? तो इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं में पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऑक्सीजन अपने समूह का पहला तत्व है, इसका परमाणु आकार सबसे छोटा और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। इसके परमाणुओं में पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण इसके परमाणु, दो परमाणु आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बना के द्विपरमाणु अणु बना लेते हैं। अब ये छोटा अणु बना, छोटे छोटे परमाणु, दो परमाणु मिले एक अणु बना लिया, तो छोटा परमाणु अणु बन के तैयार हुआ। जबकि सल्फर वगैरह एक तो परमाणु भी बड़ा है, ऊपर से 8 परमाणु मिलके एक अणु बना रहे हैं, तो अणु बहुत बड़ा होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन का आणविक आकार बहुत छोटा है, और इस कारण ऑक्सीजन क्या करता है, इसके छोटे आकार के कारण इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, आकर्षण बल लगभग नहीं होता है, जिस कारण ऑक्सीजन के अणु किस रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में। जबकि समूह के बाकी तत्व बहुपरमाणु और बड़े आकार के अणु बनाते हैं। इन बड़े आकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल अच्छा खासा होता है, पर्याप्त होता है, इसलिए इनके अणु एकत्रित रहते हैं और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा है। काम की चीज पे आते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ये थोड़ा अलग है। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीजन -2, -1 और +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ -2, -1, आप +1 भी ले सकते हैं लेकिन बहुत रेयर मिलेगा। +2 OF2 में आपको +2 में मिलता है। जबकि सल्फर वगैरह की बात करो तो -2, -1, +1, +2, +4, +6 तक बनाते हैं। तो अब प्रश्न आया कि ऑक्सीजन केवल -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाता है? ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दर्शा रहा है? तो इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत सरल कारण है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कोई भी रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता। टू एस टू पी, तो यहां क्या है, रिक्त डी कक्षकों का अभाव है। ये कक्षक नहीं है यहां, और इसी कारण ऑक्सीजन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को या तो दे सकता है या इन्हीं दो का जोड़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो सिर्फ -2 या +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। जबकि समूह के बाकी तत्वों के बारे में बात करें तो समूह के बाकी तत्व के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। तो सामान्य अवस्था की बात अगर हम करें तो सामान्य अवस्था में तो ये भी -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था इसी रूप में दर्शा सकते हैं, ऑक्सीजन जैसे। लेकिन जरूरत पड़ने पे ये इसका एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं यहां, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिक्त डी कक्षकों में उत्तेजित कर सकते हैं।
प्रोन्नत कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसी कारण से अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4, तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अब अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ के हो जाएगी 6, और ऐसे में ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर प्रश्न ऐसा आए कि ऑक्सीजन केवल -2 से +2 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि समूह के अन्य तत्व अधिक या उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित नहीं कर पाता है और अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं कर पाता, जबकि समूह के बाकी तत्वों के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर अयुग्मित कर सकते हैं और इस प्रकार ये अधिक या उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपर रूपता। तो ऑक्सीजन के 2 अपर रूप आपको पता है, सामान्य ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर के भी कई अपर रूप हैं, आगे आप पढ़ेंगे। श्रृंखलन, इस समूह के 2 तत्व श्रृंखला बनाने का गुण दर्शाते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन फिर भी इनमें श्रृंखला बनाने का गुण कार्बन जितना महत्वपूर्ण नहीं है या कार्बन जितना नहीं पाया जाता। तो ये भौतिक गुणों के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अब एक चीज और बताना था, चूंकि मैंने आपको पहले कहा था कि समूह 16 के तत्वों को हम चैल्कोजेन कहते हैं। चैल्कोजेन, ये चैल्कोजेन क्या है? एक्चुअल में चैल्कोजेन का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो यह है अयस्क निर्माता। आप किसी भी धातु का अयस्क उठा के देखो, या तो वो ऑक्साइड होता है, या वो सल्फाइड होता है, या वो सल्फेट होता है, या वो कार्बोनेट होता है, या बाइकार्बोनेट होता है, किसी भी रूप में उसमें समूह 16 का एक तत्व जरूर पाया जाता है। सब में नहीं, लेकिन ज्यादातर में। तो हम ये कह सकते हैं कि समूह 16 के तत्व विभिन्न तत्वों के अयस्कों का निर्माण करते हैं और इसलिए इनको एक साथ सामूहिक रूप से अयस्क निर्माता कहा जाता है, या रोमन भाषा में इनको चैल्कोजेन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम समूह 16 के हाइड्राइडों के बारे में। समूह 16 के हाइड्राइड, समूह 16 के तत्व H2M प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2PE। पोलोनियम का नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, रेडियो सक्रिय। अब इसके गुण के बारे में जाने तो पहला गुण तो यह है कि H2O को छोड़कर बाकी सब द्रव है। H2O को छोड़कर बाकी सब क्या है? द्रव है, सॉरी गैस है। H2O को छोड़कर अन्य सभी अत्यंत विषैली गैस हैं। कितनी विषैली है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप में से कितने लोग न्यूज देखना पसंद करते हैं। अगर आप न्यूज देखते हो या पेपर में पढ़ें तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि दिल्ली में या मुंबई में सीवर या गटर की सफाई करने के लिए उतरे सफाई कर्मचारियों की उसमें मौत हो गई, या कुएं में
गिरे हुए जानवर को निकालने के लिए गए 2 लोग कुएं में ही मर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहां पर भी गंदगी या चीजें सड़ती हैं वहां ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु या ऑक्सीजन से भारी होने के कारण नीचे रहती है, यानी आसानी से हवा में फैलती भी नहीं। तो कुएं में है तो कुएं में ही रह जाएगी, गटर में है तो गटर में ही रह जाएगी। तो ऐसे में जब भी लोग बिना जाने इसमें उतरते हैं तो इससे दिक्कत ये होती है कि नीचे जब उतरते हैं तो उनको एक जोरदार सांस आएगी, किसकी? बदबू की। और उस बदबू में होता है H2S गैस। ये इतनी जहरीली होती है कि अगर पर्याप्त मात्रा में एक सांस भी ले ली जाए तो व्यक्ति को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। अब पैरालिसिस हो गया तो वो आवाज नहीं लगा पाता। अब ऊपर से अंधेरे कुएं में कोई झांक रहा है, भाई क्या हुआ? अब वो तो नीचे बेहोश हो गया। नीचे बेहोश हो गया तो उसको देखने के लिए दूसरा आया, दूसरे ने भी सांस ले ली, वो भी बेहोश हो गया। तो ये चैन जैसा हो जाता है, 2-3 लोग एक साथ नीचे आते हैं और 4-6-8 सांस ली तो खत्म हो जाता है आदमी। तो यही इतना जहरीला होता है। अब H2O द्रव है, क्यों है? इसका कारण यह है कि H2O के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं। आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण ये अणु एक साथ संगुणित या एकत्रित रहते हैं। इस कारण H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि समूह के अन्य तत्व गैस के रूप में मिलते हैं। अब आते हैं हम H2O में इनका स्थायित्व देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि जिसका बंध जल्दी टूट जाएगा वो अस्थायी है। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा, हाइड्रोजन के साथ बना बंध भी छोटा होगा। सल्फर का परमाणु आकार बड़ा, तो हाइड्रोजन के साथ बना बंध भी लंबा होगा। सेलेनियम और बड़ा, तो बंध की लंबाई और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन के साथ बने हुए बंध की लंबाई भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे बंध की प्रबलता या मजबूती कम होती जाती है। बंध की मजबूती कम होते जाने की वजह से बंध आसानी से टूट सकता है और बंध का स्थायित्व या अणु का स्थायित्व घटता जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और गुण है जिसको हम कहते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण के बारे में बात कीजिए तो जो भी पदार्थ हाइड्रोजन को दे देता है दूसरे को, आसानी से निकाल दे, वो अपचायक है। अब आप देखिए कि यहां जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ बना बंध दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना आसान होता जाएगा, यानी हाइड्रोजन वहां से टूटकर आसानी से बाहर निकल सकता है। इसलिए अपचायक क्षमता H2O की बहुत कम, H2S की थोड़ी ज्यादा, H2SE की इससे भी ज्यादा और H2TE की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद बारी आती है हैलाइडों के बारे में जानकारी। तो इस समूह के तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन OF2 बनाता है एक अलग हैलाइड, बाकी जैसे Cl2O बनाएगा या Br2O बनाएगा। तो आप नोटिस करें कि मैंने सूत्र में OF2 में ऑक्सीजन को पहले और फ्लोरीन को बाद में रखा है, जबकि Cl2O में क्लोरीन को पहले और ऑक्सीजन को बाद में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अणु का सूत्र लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो धनात्मक वाला परमाणु है वो पहले लिखा जाएगा, जो ऋणात्मक परमाणु या समूह है वो बाद में। OF2 में 2 तत्व हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। यानी जब भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन बंध बनाएंगे, फ्लोरीन ही ऋणात्मक कण बनाएगा, ऑक्सीजन धनात्मक कण बनाएगा।
तो इसलिए इस यौगिक को OF2 को हम फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहते, हम ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहते हैं और इसको हम OF2 के रूप में दर्शाते हैं। जबकि बाकी के साथ ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन ऋण बनाएगा और क्लोरीन धन, ब्रोमीन धन बनाएगा, ऑक्सीजन ऋण। तो जो ऋण बनाएगा वो बाद में, जो धन बनाएगा वो पहले लिखा जाता है। अब आते हैं इनके कुछ यौगिकों पे जिसमें आपने 11वीं या 12वीं में पढ़ा होगा। H2S या SF2 हेक्साफ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो कैसे बनता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d खाली। ये बाह्यतम कोश है हमारा। सामान्य अवस्था में इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन और D खाली होगा 3s 3p 3d। सल्फर को 6 फ्लोरीन से जुड़ना है, इसलिए 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था में आप पाएंगे कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये संकरण करता है इन सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर, तो ये संकरण होता है sp3d2। अब हर एक संकरित कक्षक में एक एक फ्लोरीन आके अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है और जुड़ जाता है। अब ऐसे में जो संरचना बनती है वो बनती है अष्टफलकीय, जिसमें सल्फर केंद्र में होता है, 4 फ्लोरीन वर्ग के चारों कोनों पे, एक तल के लंबवत ऊपर और दूसरा तल के लंबवत नीचे की ओर पाया जाता है। तो ये संरचना है अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब आते हैं एक और खास बात पे, अंतर समूह यौगिक। इस समूह के तत्वों की खास बात यह है कि इस समूह के तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, बाकी तत्व भी बना लेते हैं। नीचे के तत्व सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये इनमें विशेष बात हो गई। ठीक है, अब आपको जानना है ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल जो मेन है हमारे लिए। सल्फर के ऑक्सी अम्ल, तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल में सबसे महत्वपूर्ण अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप सभी ने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। तरीका वही रखेंगे, यहां सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि सल्फर में आप 6 बंध बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 बंध, जिसमें एक द्विबंध वाला ऑक्सीजन होना जरूरी है और एक OH समूह का होना भी जरूरी है। तो सल्फर एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और एक OH, और संरचना को चतुष्फलकी जैसा ही बनाएंगे। अब बारी आती है, यहां 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा था तो हमने ऐसा बना दिया, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आप 1 ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरस हो जाएगा। सूत्र है
H2SO3। तो अब आप क्या करेंगे कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, एक और OH लगाएंगे और ऊपर की ओर बंध जो है वो ऑक्सीजन को निकाल देंगे। इसमें अगर आप एक सल्फर जोड़ दें तो ये बन जाता है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सूत्र है H2S2O3। तो जो खाली जगह था वहां सल्फर जोड़ना है, बस डबल बॉन्ड से सल्फर जोड़ दीजिए, बाकी जैसे का तैसा संरचना रहेगी यहां। अगर आप इस सल्फ्यूरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो यह बना लेता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र में एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, H2SO5 हो जाएगा। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, ये वाले OH में OOH कर देना है, बस इतना अंतर रहेगा। अब अगर आप इस सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणु आपस में जोड़कर एक जल का अणु कम कर दें, एक जल का अणु निकाल दें, तो आप पाएंगे कि यहां बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसको ओलियम भी कहते हैं। H2S2O7, दो सल्फर रखिए, दोनों में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना जरूरी है, दोनों में एक एक OH रखना भी जरूरी है। अब आपके पास जो संरचना है उसके हिसाब से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OO, आप नोटिस करें कि हमको 6 बंध पूरा करना होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो OH ग्रुप बना लेंगे, अकेला हाइड्रोजन है तो H के रूप में, अकेला ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O के रूप में जोड़ देंगे। इसी में आप एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए तो आपका मार्शल अम्ल बन जाएगा। ठीक है, इसको हम पर डाई ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो मार्शल अम्ल है H2S2O8। तो अब क्या चेंज आएगा, सेम, पहले तो बेसिक संरचना एक जैसी बना लेते हैं। और इस बार आप इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सल्फर के ऑक्सी अम्लों के बारे में। सल्फर के ऑक्सी अम्लों के बारे में जानने के बाद अब आपको जानना चाहिए सल्फर के अपर रूप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम आएगा। ठीक है, ले लिया होगा। अब हम सल्फर के अपर रूप के नाम जान लें, क्योंकि नाम बस से आपको मेन मतलब है, वैसे बुक में दिया नहीं है उतना। तो सल्फर के अपर रूप, सल्फर के दो प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय सल्फर और अक्रिस्टलीय सल्फर। क्रिस्टलीय सल्फर के दो रूप हैं। पहला है अष्टफलकीय, या इसी को हम अल्फा सल्फर के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में सल्फर का सबसे स्थायी रूप है। जो सामान्य सल्फर होता है वो अल्फा सल्फर से ही प्राप्त होता है।
अब अल्फा सल्फर को अगर आप गर्म कर दें 95.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो बदल के हो जाता है प्रिज्मीय एकनताक्ष या बीटा सल्फर में। ये केवल 95.5 डिग्री से 119 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, ना उसके पहले ना उसके बाद। अब आते हैं अक्रिस्टली। अक्रिस्टली के 3 रूप हैं। पहला है आपका गामा या प्लास्टिक सल्फर। आप सामान्य या अल्फा सल्फर को गर्म कर लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में, और उसको क्या कीजिए, पानी में एक धार से गिरा दीजिए, तो जो प्राप्त होगा वो रबर जैसा लचीला होगा, इसलिए नाम दे दिया अल्फा या प्लास्टिक सल्फर। दूसरा दूधिया सल्फर। तो दूधिया सल्फर कैसे प्राप्त करेंगे आप? सल्फर को चूने के साथ उबालिए, पहले बुझे हुए चूने के साथ उबालिए, तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड बनेगा। कैल्शियम पेंटासल्फाइड अलग करके उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दीजिए, वो दूध जैसा बन जाता है, इसलिए उसको मिल्क ऑफ सल्फर या दूधिया सल्फर कहते हैं। तीसरा है कोलाइडी सल्फर। तो जब आप H2S गैस को किसी भी ऑक्सीकारक माध्यम जैसे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल में प्रवाहित करें, तो सल्फर का कोलाइड बन जाता है, इसको हम कोलाइडी सल्फर कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार है, जो कि मैं बता चुका आपको। ऑक्सीजन अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में कुछ असमानता दर्शाता है। इसके 3 कारण है: सबसे छोटा आकार, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन और बाकी परिवार के सदस्यों में जो अंतर है, वो मेन अंतर किस बात का है कि विद्युत ऋणात्मकता। ऑक्सीजन बेहद विद्युत ऋणात्मक है, समूह के तत्व उतने ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं होते। ऑक्सीजन का हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध बना सकता है, यानी जल H2O, बाकी के हाइड्राइड हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आसानी से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसके अलावा अनुचुंबकत्व ऑक्सीजन का अणु प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है, यानी चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि अगर हम एक चुंबक को कमरे में रख दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो कमरे में ऑक्सीजन होगा वो धीरे धीरे चुंबक के पास इकट्ठा हो जाएगा, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। ठीक है ना? ये समूह